हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 10 फोर्स एंड मोशन का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students. So today we are going to study about Newton's second law of motion. So let's start this topic. According to Newton's first law of motion, the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of an object. Thus, the force can produce a change of momentum. Newton's second law of motion establishes a relationship between force and change in momentum. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ऑब्जेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग का था उसका लॉ उसमें क्या था कि जो एप्लीकेशन है अनबैलेंस फोर्स का वो उसके एक ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज ला सकता है। इसलिए जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है मोमेंटम के चेंज को। अब हम लोग देखेंगे जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कैसे स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप को फोर्स और जो मोमेंटम का चेंज होता है उसके बीच। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी second law of motion. Second law of motion states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force acting on it and takes place in the same direction as the force. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के ऊपर जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा हो, और ये टेक्स प्लेस कहाँ करता है सेम डायरेक्शन में, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही होता है इसका भी डायरेक्शन। Newton's second law of motion also gives a relationship between force and acceleration. Let us derive this relationship. जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन भी देता है। तो हम लोग इस रिलेशनशिप को डिराइव करते हैं। सपोज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास small m changes from u to v in time t by the application of a constant force capital F. सपोज के लिए जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका जो मास है उस बॉडी का m वो चेंज होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक टाइम t के अकॉर्डिंग में। तो जो उसका एप्लीकेशन होगा कांस्टेंट फोर्स का वो कांस्टेंट होगा जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। The magnitude of initial and final momentum of the object will be P1 equal to mu and P2 equal to mv respectively. The change in momentum in time t equal to P2 minus P1. अब जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का इनिशियल और फाइनल किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा P1 इक्वल टू mu और P2 इक्वल टू mv रिस्पेक्टिवली, और जो चेंज है मोमेंटम का टाइम का वो क्या हो गया T इक्वल टू P2 माइनस P1। और इसके बाद हम लोग का एक इक्वेशन निकल के आया है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन टी। जो भी P2 और P1 रहे P2 को हम लोग P1 से माइनस कर देंगे और उसके बाद जो T रहेगा उससे हम लोग को डिवाइड करना है। According to second law of motion, the magnitude of force F is F directly proportional to P2 minus P1 upon T. F equal to K upon P2 minus P1 upon T, where K is constant of proportionally. Substituting the value of P1 equal to mu and P2 equal to mv, we get F equal to K mv minus mu upon T. Km equal to Km v minus u upon T. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो एफ जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1 अपॉन टी के, और एफ इक्वल टू के क्या है एक यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, ठीक है, और P2 माइनस P1 अपॉन टी ये सेम फॉर्मूला। अब इसके वैल्यू का जो P1 का जो वैल्यूज को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे mu से और mv से, तो हम लोग को क्या मिलेगा F इक्वल टू के हमारा वही कांस्टेंट है mv माइनस mu। जो हमारा P1 और P2 का वैल्यू था हम लोगों ने उसे सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद हम लोग को क्या मिला Km इक्वल टू Km v माइनस u अपॉन t। नाउ v माइनस u on t is the rate of change of velocity which is the acceleration a, therefore we have F equal to Kma। तो हम लोग को जो v माइनस u अपॉन टी था वो क्या था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को ऐड कर दिया तो हम लोग को क्या मिला F इक्वल टू Kma। We choose the unit of force in such a manner that the value of k becomes 1. For this, we can define one unit of force as that amount which produces an acceleration of 1 meter square
Second, in an object of 1 kg mass, so that 1 unit of force equal to 1 kg into 1 square meter. तो हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग इस तरह से हम लोग के की वैल्यू को चूज करेंगे, जो उसका वैल्यू है वो 1 आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, एक यूनिट जो फोर्स है उसका जो अमाउंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका मास जो रहेगा वो 1 kg होगा, और सो डेट जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स हो गया वो क्या हो गया, कि हम लोग का कांस्टेंट हो गया 1 kg इंटू 1 स्क्वायर मीटर। दस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बिकम्स 1। इस तरह से जो हमारा जो वैल्यू है कांस्टेंट के का, उसका जो वैल्यू क्या निकल के आया है 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन जो 10.3 है वो सही है। एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, हमारा जो कांस्टेंट था कि उसका जो वैल्यू है वो निकल के 1 आया। The unit of force is called Newton and its symbol is capital N. फोर्स का जो यूनिट है उसको हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं, और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल एन है। सो अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। तो जो फोर्स ऑफ 1 न्यूटन है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड किसी भी ऑब्जेक्ट के बॉडी पे जिसका मास 1 kg हो। कैन यू एस्टिमेट हाउ मच इज 1 न्यूटन फोर्स? क्या आप सोच सकते हो कि कितना होता है 1 न्यूटन फोर्स में? फॉर दिस लेट अस एक्सपीरियंस इट। कीप अ मास ऑफ 100 ग्राम ऑन योर palm. हाउ मच फोर्स यू फील ऑन योर palm? कैलकुलेट दिस फोर्स। इसके लिए आप लोग को एक एक्सपीरियंस करना होगा, आपको 100 ग्राम अपने हथेली पे रखना होगा, 100 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसमें आप कितना फोर्स अपने हथेली पे फील कर रहे हैं उसको आप उसके फोर्स को कैलकुलेट करो। फ्रॉम इक्वेशन 10.4 F इक्वल टू एम ए। तो हम लोग का जो इक्वेशन था 10.4 उससे हम लोग को क्या निकल गया, F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हियर मास इक्वल टू 1/10 kg एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ हमारा जो मास है वो 1/10 kg है, मीन्स 1000 जो ग्राम है उसमें से हम लोग का बस 10 ग्राम लिया है। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg पता है, तो ये बस एक हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग का मास तो ये निकल गया, और जो एक्सेलरेशन वो क्या है 10 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेटली, मीन्स लगभग। तो देयरफॉर F इक्वल टू 1/10 kg इंटू 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो हम लोग को इसको सॉल्यूशन करके 1 न्यूटन है। दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मास ऑफ 100 ग्राम ऑन अ palm is approximately equal to 1 न्यूटन। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो 100 ग्राम हम लोगों ने अपने हथेली पे रखा है उसका जो फोर्स है एग्जैक्ट कर रहा है, जो उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो निकल के आया है वो क्या है, इक्वल टू 1 न्यूटन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम डेली लाइफ। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स को अपने डेली लाइफ से देखेंगे। In our everyday life, we see many applications of second law of motion. In many situations, we try to decrease or increase the rate of change of momentum by changing the time in which the change of momentum takes place. Let us consider some examples. हमारे जो डेली का लाइफ हम लोग वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। मैनी सिचुएशन में या तो ये डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है। चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो तो कैसे करता है अपने आप को चेंज, तो टाइम के जिसमें जो मोमेंटम होता है वो टेक्स प्लेस करता है। इसलिए हम लोग अपने एवरीडे लाइफ से कुछ एग्जांपल को कंसीडर करने वाले हैं। व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, व्हाई डज अ फील्डर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड? जब एक क्रिकेट बॉल को किसी फील्डर को कैच करना होता है तो वो अपना हाथ को कैच करते टाइम बैकवर्ड की ओर क्यों ले जाता है? बाय डूइंग सो द फील्डर increases the time duration in which the momentum of the ball becomes zero. As the rate of change of momentum decreases, a small force is required for holding the catch, so the hands of the fielder do not get hurt. तो ऐसा करने से जो फील्डर है वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है, टाइम ड्यूरेशन को, जिससे जो उसका मोमेंटम है उस बॉल का वो जीरो हो जाए। और जैसे कि उसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटता जाएगा तो उसको कैच करने के लिए, बॉल को होल्ड करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा फोर्स की हेल्प चाहिए, जिससे जो फील्डर का जो हैंड है वो हर्ट ना, उसमें चोट ना लगे, जैसा कि फिगर 10.7 में शो किया गया है। Why does a person get hurt when he falls on a cemented floor? क्यों एक पर्सन जब गिरता है सीमेंटेड फ्लोर पे तो उसे चोट लगती है? Just before touching the floor, the person has some initial velocity, say u, which becomes zero when he comes to rest. Thus, the momentum of the person becomes zero within a very short time. As the rate of change of momentum is very high, so very large force is exerted on the person, thereby hurting him. On the other hand, if he falls on sand or husk or on a foam mattress, he does not get hurt due to longer period of time in making momentum zero and hence reduction of force.
तो बिफोर उसे फ्लोर को टच करने से पहले जो पर्सन है उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है, जैसे कि मान लिया कि उसका वेलोसिटी इनिशियल यू है, जिसको जीरो होने में होना है, लेकिन वो तुरंत रेस्ट में आ जाता है। इससे जो मोमेंटम है उस पर्सन का वो क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में जीरो हो जाता है। और जैसे कि उसके मोमेंट जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक पर्सन ऊपर से नीचे जब गिर रहा है और वो अचानक से फ्लोर पे टच कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी सडनली जीरो हो जाता है। इसलिए उसका जो मोमेंटम है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ही हाई था, और उसका जो फोर्स था पर्सन के द्वारा जो एग्जिट किया जा रहा था वो भी बहुत लार्ज था। इसलिए उसे जमीन पे टच होते ही, सीमेंटेड जमीन पे टच होते ही उसे चोट लग गया। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो सैंड वाली जमीन पे गिरा, या फिर जहाँ पे हस्क रखा हुआ, या फिर जहाँ पे वो फोम वाला मैट्रेस रखा हुआ, वहां पे अगर वो गिरता है तो उसको हर्ट नहीं होता है, बिकॉज उसके गिरने के बाद उसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा टाइम लेके जीरो होता है, और उसका जो रिडक्शन होता है फोर्स का वो भी तुरंत जीरो नहीं होता है। इसलिए उसे चोट नहीं लगता, उसे लॉन्गर पीरियड मिलता है ताकि वो अपने आप को नॉर्मल कर सके। हाउ डज अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो? एक कराटे प्लेयर होता है, वो टाइल्स को एक बार में कैसे तोड़ देता है, या फिर वो आइस को एक सिंगल ब्लो में कैसे तोड़ देता है? द कराटे प्लेयर हिट्स a pile of tiles or a slab of ice as fast as possible with her hand. In doing so, the entire momentum of the hand is reduced to zero in a very short time. As a result, the force delivered on the tiles or slab of ice is large enough to break it. तो जो कराटे प्लेयर होता है वो टाइल्स पे तुरंत हिट करता है, या फिर उसका आइस का स्लैब होता है उसको इतना जल्दी वो टच करता है अपने हैंड से जितना उससे पॉसिबल हो सके। इस पूरे काम को करने में उसका जो मोमेंटम है हैंड का वो रिड्यूस हो जाता है जीरो में बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में, और इसके परिणाम स्वरूप जो फोर्स टाइल्स पे या फिर स्लैब ऑफ आइस पे डिलीवर होता है उसका फोर्स बहुत लार्ज होता है, और वो उसको ब्रेक करने में इनफ होता है। You would have noticed that when a bundle tied with a string is lifted quickly by holding it, the string breaks. Figure 10.8. Can you now explain why the string breaks in this case? आप लोगों ने नोटिस किया कि जब एक बंडल है उसको हम लोगों ने लकड़ी के बंडल को स्ट्रिंग से बांध दिया और उसको तुरंत उठा लिया, और जैसे ही उठाया उसका जो स्ट्रिंग है वो टूट जाता है। तो आप इस क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग है वो इस केस में तुरंत कैसे टूट गया? Example 10.1. What is the acceleration produced by a force of 50 Newton exerted on an object of mass 3 kg? तो एक जो बॉडी है जिसका फोर्स वो 5 न्यूटन एक्सर्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 kg, तो उसका एक्सेलरेशन उस बॉडी की तरह क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू m है। तो हम लोग का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर मास इक्वल टू 3 kg एंड फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन। देयरफॉर 50 न्यूटन इक्वल टू 3 kg इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हमारा 50 न्यूटन है और हमारा जो मास वो 3 kg है। हम लोगों ने इसे अगर डिवाइड किया तो 3 5 जो 15 हुआ, तो हम लोग का जो आंसर वो कितना है? 5 मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है। Example 10.2. What force accelerates a 50 kg mass at 5 meter square meter? ठीक है। तो एक फोर्स क्या एक्सेलरेट करेगा जो उसका मास है 50 kg, और तो हम लोग को इसको भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकालना है न्यूटन्स के। F इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 50 kg और हमारा एक्सेलरेशन क्या है? 5 मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो फोर्स इक्वल टू 50 kg इंटू 5 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग जो इसको इंटू करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा? 50 न्यूटन। हम लोग को यहाँ पे न्यूटन निकालना था। Newton's third law of motion. You must have noticed that when a rubber balloon filled with air is released, the balloon moves opposite to the direction of the air coming out of it. Why does the balloon move in a direction opposite to the direction in which the air escapes? Let us find out. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब एक रबर बैलून को हम लोग एयर से फिल करते हैं उसके बाद उसको रिलीज करते हैं, तो जो बलून है वो जिस साइड से हवा उससे निकलते रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो बलून है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है जब उससे हवा निकलता है? तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस दैट व्हेन यू जंप फ्रॉम अ बोट टू द रिवर बैंक द बोट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई डज दिस हैपन? आप लोगों ने कभी नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप बोट से जंप करते हो तो आप आगे की ओर जंप करते हो और जो बोट है वो पीछे की तरह बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों होता है? While jumping out of the boat, your foot exerts a backward force on the boat.
This force is called action. At the same time, a force is exerted by the boat on your foot, which makes you move forward. This force is known as reaction. Remember that the two bodies and two forces are involved in this problem. You push the boat backward and the boat pushes you forward. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. जब आप बोट से बाहर जंप कर रहे हो तो आपका जो फुट है वो क्या करता है, बोट पे बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. इस फोर्स को एक्शन बोलेंगे. उसी टाइम एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बोट के द्वारा आपकी फुट पे, जो कि आपको आगे की ओर मूव करने में फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प कर रहा है. इस फोर्स को रिएक्शन बोला जाएगा. और ये याद रखिए कि जब दो फोर्स को अप्लाई होते हैं तो इसमें जब दो बॉडी आपस में जब कांटेक्ट में रहते हैं और उनमें जब कोई भी डायरेक्शन मूवमेंट होता है तो उसमें दो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. आप जब बोट को बैकवर्ड में पुश करें तो जो बोट है आपको भी फॉरवर्ड की डायरेक्शन में पुश करेगा. और ये जो दोनों फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है. Let us consider the balloon problem. Again, in this case, the air coming out of the balloon action exerts a force of reaction on the balloon deck, and this force pushes the balloon backwards reaction. तो बलून वाला प्रॉब्लम को एक बार फिर से कंसीडर करते हैं. इस केस में क्या होता है कि जो बलून से हवा बाहर की ओर आ रहा है तो वो एक्शन है, और वो क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है रिएक्शन बलून के ऊपर, और ये जो फोर्स है वो बलून को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है. ये रिएक्शन है. न्यूटन इन दिस his third law of motion stated a relation between action and reaction. According to this law, to every action there is an equal and opposite reaction. The action and reaction act on two different bodies. If action and reaction are on same body, they will constitute a balanced force and body will not move. तो हम अब मोशन न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंसीडर करते हैं, जिन्होंने एक रिलेशन बताया एक्शन और रिएक्शन के बीच में. इस लॉ के अनुसार जो किसी भी बॉडी के द्वारा जब एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा. ठीक है. और ये जो एक्शन और रिएक्शन है वो टू डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है. अगर एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे रिएक्ट करता है तो वो बैलेंस्ड फोर्स होगा और जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगा. लुक एट द फिगर 10.11 एंड फाइंड आउट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एंड ट्राई टू एनालाइज वेदर द ट्रक विल मूव और नॉट. तो जैसा कि फिगर 10.11 में एक फिगर दिया है जिसमें एक ट्रक है जिसपे कुछ लोग वर्क कर रहे हैं. तो आपको ये बताना है कि जो लोग इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो ट्रक है मूव करेगा या नहीं. There are three significant features of third law of motion. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्री फीचर्स जो सिग्निफिकेंट फीचर्स है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग उसे देखते हैं. We cannot say which force out of the two forces is the force of action and which one is the force of reaction. They are interchangeable. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी फोर्स है दोनों फोर्स, कौन सा फोर्स ऑफ एक्शन और कौन सा फोर्स ऑफ रिएक्शन, इसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दो लोग इंटरचेंजेबल है. एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और जो एक्शन और जो रिएक्शन होता है हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होता है. The force of reaction appears so long as the force of action acts. Therefore, these two forces are simultaneous. तो जो force of reaction है वो ज़्यादा टाइम तक अपेयर रहता है force of action जो कि act करते हैं हम लोग. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों force है वो simultaneous है. Remember, it is not necessary that the two bodies amongst which the forces of action and reaction are in contact. They may be quite far from each other. For example, attraction or repulsion between two magnets can take place even without being in contact. तो हमेशा ये याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब दो बॉडी में फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन हो रहा हो तो वो कांटेक्ट में होना उनका ज़रूरी है. वो दोनों शायद एक दूसरे से दूर रह के भी ये चीज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है दो मैग्नेट्स के बीच में, वो दोनों एक साथ कांटेक्ट में नहीं रहते, फिर भी उनके बीच में एक्शन और रिएक्शन force होते रहते हैं. And here the figure 10.12 which shows repulsion between two magnets and it is not in contact with each other. Do you know that action and reaction forces enable us to walk on the surface of the earth? Let us see how. While walking on the ground, we push the ground with our foot in the backward direction. This is the force of action. In return, the ground exerts an equal force of reaction
on our foot in the forward direction. The force that actually makes us walk in the forward direction is this reaction force. Similarly, during swimming, we push the water in the backward direction with our hands and feet to move in forward direction. It is the reaction force that pushes us forward. तो आप क्या जानते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो हम लोग को एनेबल करता है अर्थ के सरफेस पे चलने के लिए। देखते हैं कैसे। जब हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं तो हम लोग ग्राउंड को पुश करते हैं अपने फुट से बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर। ये हमारा फोर्स ऑफ एक्शन है। रिटर्न में जो ग्राउंड से हम लोग को एक्सर्ट करता है इक्वल फोर्स जो कि रिएक्शन है हमारे फुट पे, जिससे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं। ये जो फोर्स है एक्चुअली में हम लोग को चलने में हेल्प करते हैं आगे की ओर, रिएक्शन फोर्स। उसी तरह जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हम लोग वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर पुश करते हैं अपने हैंड्स और फीट से आगे के डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और इसके रिएक्शन के तहत जो फोर्स वाटर है हम लोग को पुश करता है वो आगे की ओर, जिससे हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं। फिगर 10.13 which shows a swimmer pushes the water backwards with hands to move in forward direction. It may be interesting for you to know that rockets and jet planes also work on the principle of action and reaction. In each of this, when the fuel burns, hot burning gases are ejected from the tail. The hot gases come out in the backward direction, and the rocket or the jet plane moves in the forward direction. Now think why a rifle kicks backward when we fire a bullet. तो ये इंटरेस्टिंग होगा आपको जानने के लिए। जो रॉकेट्स और जो जेट प्लेन्स होता है वो भी एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इनमें जो फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे जो हॉट बर्निंग गैसेस आता है टेल से वो इजेक्ट होता है, जो हॉट गैस है वो बाहर आया बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर, और जो जैकेट है और जो जेट प्लेन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करता है, जैसा कि फिगर 10.14 में दिखाया गया। अब आप सोचिए कि जब हम लोग राइफल को किक करते हैं बैकवर्ड की ओर तो वो बुलेट को आगे की ओर फायर क्यों करता है। See the figure 10.14 which shows the working of jet planes and rockets. Well, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।